हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सोमवार को एक मुलाकात होने वाली है और यकीन मानिए सोमवार से लेकर अगले रविवार तक दिल्ली का सियासी माहौल बहुत गर्म रहने वाला है। इसकी वजह है दीदी और नरेंद्र मोदी, और इस सियासी मुलाकात का टीजर डे बाय डे रिलीज हो रहा है। कल ममता बनर्जी ने अपना मोबाइल फोन दिखाया था, आज ममता के सांसदों ने दूसरा ट्रेलर दिखाया, संसद में पर्चा फाड़ा। इसके बाद ममता फिर कैमरे पर आ गई। दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग की डेट फिक्स कर दी। दीदी ने यह बात कैमरे पर बताई। तो क्या जो संसद के अंदर हो रहा है और जो सड़क पर हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सब कुछ वेल प्लान्ड इवेंट है? आज हम इसी प्लान्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को एक रिपोर्ट की मदद से एक्सपोज करते हैं। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। पर्चे लहराए, नोट्स फाड़े, एक या दो नहीं, पूरे 12 टुकड़े कैमरे पर नजर आए। 100 से 150 सेकंड के भीतर पूरा खेल हो गया। दीदी ने कहा था खेला हो बे, तो खेला हो गया। और ये खेला ऐसे हुआ, कोलकाता से ऑर्डर आया और दिल्ली में मोदी विरोध का टीजर पार्ट 2 रिलीज हो गया। इस सियासी टीजर में पर्चा फाड़ 2 का सीन है, मंत्री को बोलने मत दो का वीडियो है। सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को सदन में माना जाए। जासूसी के खेल की सियासी टाइमिंग और दिन देखिए, सबको पता था आईटी मंत्री जवाब देंगे। दीदी को मालूम था 2 बजे अश्विनी वैष्णव बोलेंगे, और फिर जैसे ही मौका मिला दीदी का खेला शुरू हो गया। दिल्ली में क्या हुआ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जो हुआ वो आखिरकार क्यों हुआ। ये सियासी खेल बहुत आगे का है, पूरी डिटेल आपको देंगे। पहले आज की बात कर लेते हैं। मोदी विरोधी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक्टिव थे मोदी पर सियासी हमला करने के लिए। आज दिन भर लाइट, कैमरा और एक्शन वाली पूरी सियासी फिल्म चलती रही। सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को सदन में माना जाए। दीदी कोलकाता में कुर्सी पर बैठकर ब्लास्टर वाला मोबाइल चमकाती हैं, सेल्फी मोड ऑन करती हैं, दिल्ली तक मैसेज पहुंचाती हैं। दिल्ली में टीएमसी के नेता अपना मोबाइल ऑन करते हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीदी का वीडियो कैमरे की तरफ घुमाते हैं। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, मगर शुरुआत संसद के भीतर से होती है। आरोप टीएमसी के सांसदों पर लगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीने गए, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, उन्हें बोलने से रोका गया और इस तरह संसद में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तमाशा बना दिया गया। पेपर फाड़ने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ऑडियो आ गया। गौर से देखिए और सुनिए। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने जासूसी कांड पर बयान देना शुरू किया, क्या हुआ। सभापति महोदय, अन्य सभापति महोदय, सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा। अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक एक सांसद की आवाज सुनाई दी और पेपर फाड़ने का ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। आप भी सुनिए, 1 या 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए। विपक्ष जासूसी कांड पर सरकार से जवाब तो चाहता है, मगर जवाब सुनना नहीं चाहता। राज्यसभा में आज उसका लाइव डेमो पूरे देश ने देखा। नॉन स्टॉप हंगामा, और हंगामे के बीच मोदी विरोधियों का जासूसी कांड पर वही तराना। इस शोर शराबे के बीच मजबूरी में आईटी मंत्री को अपना बयान अधूरा छोड़कर उसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को सदन में माना जाए। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो आपके लिए ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं और आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है?
सदन के भीतर पेपर फाड़ने की कहानी सदन के बाहर भी सुनाई दी। जो भी राज्यसभा से बाहर निकला सबने डिटेल में बताया भीतर क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने ये शरारत की। Some of the TMC MPs got up and took the paper from the hands of the minister and tore it up. मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे, रेल मंत्री जी आईटी पे, तो उनके हाथ में से कागज छीन लिए। तो ये इनके लोकशाही की प्रणाली का हमको लगती नहीं है। इनको लगता है गुंडागिरी यहाँ पे करने की उनको लग रहा है। कुछ टीएमसी के लोगों ने पेगासस को लेके दिया था नोटिस, उसी पर हंगामा हुआ। देखिए, ये पार्टी जो है इनको लगता है जनतंत्र से विश्वास उठ गया है और जब ये बंगाल में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की जान ले सकते हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज तो कागज फाड़ा है, कागज छीना है, कल दिन कपड़े भी फाड़ देंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं। सदन के भीतर कागज फाड़ राजनीति एक झटके में नहीं बनी। इसकी स्क्रिप्ट तो कोलकाता से भेजी गई थी। सबूत ये रहा, लगातार दूसरे दिन दीदी ने मोबाइल पर प्लास्टर चिपकाया और कैमरे पर लहराया। एक लाइन में कहें तो ममता ने पहले राज्यसभा के भीतर हेडलाइन बनवाई और संसद के बाहर अपने सांसदों के चुप रहने की एक्टिंग करवाई। ऐसी परिस्थिति का कोई खेद नहीं है। परिस्थिति क्या बनी, सिचुएशन ये तो बता नहीं, ये सर ये तो बता दीजिए ना कि परिस्थिति क्या बनी, किस वजह से आप छीन लिया पेपर अपने। पार्टी हैज सेड व्हाट इट हैज टू से। पर सर सदन में आपका जो बिहेवियर था वो जायज था, आपको लगता है ऐसा करना जरूरी था? आपको लगता है कोई और तरीका नहीं है विरोध का? Will you protest what Hardipuri did? Will you protest what Hardipuri did? I am saying repeatedly, party has said what we have to say. Please, thank you. लोगों पर आरोप लग रहा है कि सदन में जब मिनिस्टर बयान दे रहे थे तो आप लोगों ने पेपर छीन लिया, उनका पेपर फाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, क्या ये सही है? कहाँ गाड़ी कहाँ? राज्यसभा के भीतर एक्शन हो गया, छीना झपटी हो गई, मगर इसकी टाइमिंग भी कम फिल्मी नहीं है। राज्यसभा का हंगामा खत्म होने के कुछ देर बाद ही टीवी पर दीदी का चेहरा दिखने लगा। ममता बनर्जी की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। दीदी ने मोदी विरोध की जो सियासी स्क्रिप्ट एक दिन पहले सुनाई थी, आज कुछ नए शब्द जोड़कर और नई लाइन लेंथ के साथ उसका प्रसारण कर दिया। सबको मिलके मिलजुल के बताना है कि जुमलाबाजी से देश नहीं चल सकता है, जुलूमबाजी से नहीं चल सकता है। और सबको जिंदगी भी रिकॉर्ड करके रख दो तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा झूठा है, इसी के लिए तो बोल रहा है कि जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। झूठा ही झूठा है, झूठ बोले कौवा काटे, एक गाना है ना, उसको याद कराना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। कोलकाता में दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दिल्ली में दीदी के सांसद मोबाइल फोन से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय जैसे जिन नेताओं पर सदन के भीतर हंगामे का आरोप लगा, उन्होंने सदन के बाहर कैमरे पर तो चुप्पी साध ली, मगर बंद कमरे में आते ही वो फिर से जासूसी करने लगे। यानी पहले दीदी ने कोलकाता से मोदी की रट लगाई, फिर दिल्ली में वही स्क्रिप्ट सुनवाई। कि हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इस बारे में बयान दे चुकी है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों में हमारी पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया था पहले दिन से कि पेगासस इशू को चर्चा किया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक भी इसको चर्चा करने का कोई मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब भारत में जो ये हैकिंग हुआ है, ये सरकार की तरफ से ही हैकिंग हुआ था और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री भी है, क्योंकि उनके निर्देश पर ये होता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। बुधवार को ममता ने जो कुछ भी कहा था, उसका एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन सब कुछ गुरुवार को दिखाई दिया। दीदी के नेता कथित जासूसी कांड पर स्ट्रक्चर डिबेट तो चाहते हैं, मगर सदन के भीतर पर्चे फाड़ते हैं। 1 minute structure. Listen, we are All India Trinamool Congress. We do press conferences. We take questions. Yeah, we are not Modi Shah who don't take questions. Just 1 minute. We will answer all. We want a structured discussion on this massive issue, which is a hacking issue. It's beyond. It has many ramifications at many levels.
more names are going to come out as we understand in the next 48 hours. The more you act like a thug to imitate your boss who is a thug, you will be rewarded. The government rewards somebody who is a minister. गोली मारो सालों का, he becomes the INB minister. गवर्नमेंट हमको लेक्चर देगा. He got rewarded. अब दीदी का खेला समझिए। ममता कोलकाता में कुर्सी पर बैठकर दिल्ली आने का ऐलान करती हैं। मोदी के सियासी विरोधियों से पर्सनल मीटिंग की बात करती हैं। 16 अगस्त तक पूरा प्लान बताती हैं और दीदी के नेता दिल्ली में बैठकर मोदी बनाम ममता का माहौल बनाते हैं। ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। वैसे पिछले 24 घंटे से इस सवाल का जवाब भी सब जानना चाहते हैं कि दीदी अपने फोन के पीछे प्लास्टर लगाए क्यों घूम रही हैं। इसका जवाब टीएमसी के किसी नेता ने नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जरूर दे दिया। तो क्या मोदी से नफरत के चक्कर में कांग्रेस ये मैसेज फैला रही है कि फोन के कैमरे पर प्लास्टर चढ़ा दो, कुछ नहीं होगा। मैं इस बहस से थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक बात बताऊंगी। पेगासस का जो ये सॉफ्टवेयर है तथाकथित रूप से ये आपके फोन के कैमरे पर कब्जा कर लेता है। अब आप सोचिए, जिन महिलाओं का फोन की टैपिंग हो रही थी उनका कैमरा किसी हैकर के हाथ में था। यह कितनी बड़ी सुरक्षा का उल्लंघन है, कितनी बड़ी निजता की प्रॉब्लम है। सोचिए आप, ये एक औरत की फोन का टैपिंग किस तरह से थी। सबकी अजीब अजीब थ्योरी है, बिल्कुल जासूसी की अजीब स्क्रिप्ट की तरह, मगर ये फैक्ट है कि दीदी जिस तरह अपने फोन के पीछे वाले कैमरे पर प्लास्टर लगाए घूम रही हैं और आगे का कैमरा ऑन करके दिल्ली तक अपना सियासी स्पीच सुना रही हैं, वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक सियासी प्रयोग है। मोदी को घेरने वाले सियासी खेल में दीदी अकेली प्लेयर नहीं है, एक प्लेयर राहुल गांधी भी हैं। पिछले 24 घंटे में दीदी ने भले ही खोलकर राहुल का नाम ना लिया हो, उन्हें अपनी मोदी विरोधी टीम में शामिल ना किया हो, मगर टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक सबकी टाइमलाइन पर एक चीज तो कॉमन है और वो है मोदी का नाम। प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जैसे जैसे आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसे देखकर एक चीज तो क्लियर है, जासूसी मामले को सिर्फ सियासी वजहों से तूल दिया जा रहा है। दीदी से लेकर राहुल तक सबका एजेंडा एक ही है, बस किसी तरह मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ और अपनी सियासत चमकाओ। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दीदी ने कोलकाता में बैठे बैठे दिल्ली दर्शन किए तो कांग्रेस ने पैक्सेस को ऑल इंडिया लेवल पर उछाला। जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, ढेर सारे पोस्टर्स लहराए गए, मगर इन सबके बीच कोई आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सी जासूसी, किसकी जासूसी। चलिए अब आपको इसके कुछ सबूत भी दे देते हैं। हेडलाइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस जासूसी का दावा किया जा रहा है वो जासूसी तो हुई नहीं। जिस फॉरबिडन स्टोरीज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से हजारों की जासूसी की कहानी गढ़ी, उस कहानी के पीछे ही मनगढ़ंत जासूस थे। बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में ये हेडलाइंस छपी, मगर मोदी विरोधियों ने इन हेडलाइंस को ही दबा दिया। जिस इजरायली कंपनी एनएसओ ने एनफ इज एनफ कहा, उसकी बात ना तो राहुल ने की ना दीदी ने की। इजरायली मीडिया आउटलेट कैलकुलिस्ट की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में एमनेस्टी के हवाले से कहा गया कि उसने कभी दावा नहीं किया कि ये लिस्ट एनएसओ से संबंधित थी और ना ही एमनेस्टी ने उस लिस्ट को पैक्सस स्पाईवेयर के लिस्ट के तौर पर पेश किया। ये मैसेज भी दिया गया कि दुनिया के कुछ मीडिया ने ऐसा किया होगा।
जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहां से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। ये बात दूसरी है कि खबर सार्वजनिक होने के बाद जब एमनेस्टी सवालों के घेरे में आया तो उसने फटाफट बयान जारी करके अपनी सफाई दे दी, मगर उसकी चोरी आज नहीं तो कल पकड़ी ही जानी थी। सोचिए, इफ एंड बट, मे बी और शायद पर आधारित एक रिपोर्ट आती है, उसमें जासूसी की कहानी फिट की जाती है और इंडिया में बैठे मोदी विरोधी उसे बिना फैक्ट चेक किए हाथों हाथ उठाकर परोस देते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी के खिलाफ एक सियासी षड्यंत्र है। राज्यसभा में आज जो हुआ वो इसका एक चैप्टर था। आगे आगे देखिए, अभी कई और चैप्टर खुलेंगे। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है दो लाइनें जिनको प्रियंका गांधी से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक सब पढ़ रहे हैं, इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। योगी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरी यूपी में जबरदस्त चर्चा है? योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और जो इस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएगा उसके साथ क्या होगा, ये इस रिपोर्ट से समझिए। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा, जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती ही ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। ये तेवर, ये इशारा उन लोगों के लिए डायरेक्ट चेतावनी है जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी में अपना धंधा खोल रखा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, युवाओं के करियर के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा और अपनी अवैध संपत्ति से भी हाथ धो बैठेगा। प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितनी परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर, पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है। और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा, जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। पहले योगी आदित्यनाथ ने मंच से आदेश दिया, फिर ट्वीट करके एक बार फिर यूपी में माफियाओं को नौकरी दिलाने वाले रैकेट को बताया ये योगी राज है, यहां पर भ्रष्टाचार करने वालों के महल नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलाने जंग किया तो रिएक्शन विपक्ष से आने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए।
योगी सरकार पर डराने धमकाने के आरोप लगाए और कहा कि यूपी की प्रॉपर्टी यानी सिंहासन जनता जब्त कर लेगी। योगी के एक्शन पर ऐसा पॉलिटिकल रिएक्शन थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कैसे यूपी में पहले होनहार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी और रिश्वत देकर नौकरी बांटी जा रही थी। हालांकि योगी राज्य में योग्य व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है। आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती ही ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है, यानी उत्तर प्रदेश को संभालना किसी देश को चलाने के बराबर है। देश में सबसे ज्यादा युवा यूपी से ही है और योगी सरकार युवाओं पर खास ध्यान भी दे रही है। योगी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और किसी भी नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं हुआ। यूपी में निवेश से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। स्वतः रोजगार के तहत 60 लाख युवाओं की आर्थिक मदद भी की गई। यूपी में ऐसा भी दौर था जब आए दिन चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, खूब हंगामा होता था, मामला अदालत तक जाता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगी कहते हैं यूपी में सब ईमानदारी से हो रहा है, तो बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहां चुप बैठने वाले हैं। ये दिल्ली का मदनपुर खादर इलाका है और ये बुलडोजर योगी के हैं, जो दिल्ली में मौजूद यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों से रोहिंग्या का अवैध कब्जा हटा रहा है। इस जमीन से लगी ज़कात फाउंडेशन की जमीन पर पहले रोहिंग्याओं की बस्ती बसी हुई थी। धीरे धीरे रोहिंग्याओं ने यूपी सिंचाई विभाग पर कब्जा कर लिया। सुबह 4 बजे रोहिंग्या के अवैध कैंप पर कार्रवाई हुई। यूपी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है।
यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इस एक्शन का वीडियो पोस्ट किया और लिखा, दिल्ली में फिर से चला योगी का बुलडोजर, योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ऐसे अवैध कब्जों पर और कार्रवाई करेगी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कई हिस्सों में जमीन है। ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवन और खुरेजी खास में जमीन है। यूपी में भी किसी अपराधी, किसी माफिया को बख्शा नहीं जा रहा। योगी सरकार में इंसाफ का बुलडोजर हर उस महल पर चल रहा है जिसकी नींव भ्रष्टाचार से रखी गई है। योगी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। सबसे ज्यादा कार्रवाई वाराणसी जोन में हुई है, जहां 420 मामलों में 2 अरब 2 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति जब्त हुई। गोरखपुर जोन में 208 प्रकरणों में 2 अरब 64 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा, बरेली जोन में 1 अरब 84 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान गैंगस्टर अधिनियम के तहत 13,700 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 43,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। योगी सरकार में संगठित अपराध की पूरी तरह कमर तोड़ दी गई है। जिस राज्य में लूटमार, फिरौती, किडनैपिंग की घटनाएं आम हो चली थी, उसी यूपी को योगी ने न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि अपराध पर लगाम लगा दी। 20 मार्च 2017 से लेकर 20 जून 2021 तक यूपी में 139 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और 3,196 अपराधी घायल हुए, जबकि इसी दौरान पुलिस बल के 13 जवान शहीद हुए और 1,122 पुलिसकर्मी घायल हुए। उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए तो निवेश बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला। योगी सरकार अपराध, रोजगार से लेकर कोरोना और आफ्टर कोरोना इफेक्ट हर एक मोर्चे पर काम कर रही है। कोरोना की सेकेंड वेव से उत्तर प्रदेश भी नहीं बच पाया था। हजारों घर बर्बाद हुए, हजारों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों बच्चे अनाथ हुए। यूपी में मार्च 2020 से अब तक 240 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। 3,810 बच्चों ने माता या पिता या लीगल गार्जियन को खोया है। ऐसे 4,050 बच्चों की जिम्मेदारी अब योगी सरकार उठाएगी। बच्चों की देखरेख के लिए अभिभावकों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे और 18 साल की उम्र तक सरकार लालन पालन, शिक्षा और सुरक्षा का इंतजाम करेगी। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की। तो सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपए की राशि ये पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में कहा गया कि उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग पर योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान है और यूपी की जनता को योगी पर पूरा विश्वास है। डूबी हुई बसें, डूबी कारें, घरों में पानी भरा हुआ, कहां आ रही है ऐसी आफत की बारिश। हैरान करने वाली तस्वीरें बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।